नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो सुबह कॉफी पीते हैं उसकी कीमत कौन तय करता है? या सरकारें अचानक से इकोनॉमी में पैसा क्यों डालने लगती हैं? इन सारे सवालों के जवाब पता है कहाँ छिपे हैं? उन महान विचारकों के दिमाग में जिन्होंने हमारी आज की आर्थिक दुनिया की पूरी नींव रखी। तो आज चलिए उनकी ही कहानी में चलते हैं। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता कैसे है? चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या फिर एक नया स्मार्टफोन। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब ही अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के पूरे सब्जेक्ट का दिल है। और उस सवाल का फॉर्मल जवाब है अर्थशास्त्र। ये इस बात का साइंस है कि जब हमारे पास हर चीज लिमिटेड है तो हम चुनाव कैसे करें। मतलब ये समझाता है कि चीजें कैसे बनती हैं, कैसे इस्तेमाल होती हैं और फिर सब तक पहुंचती कैसे हैं। इसे समझने के लिए हमें उस ब्लूप्रिंट को देखना होगा जिसे समय के साथ अलग-अलग लोगों ने मिलकर बनाया है। तो आज हमारी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले हम उस जरूरी सवाल को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका पहला ब्लूप्रिंट या खाका किसने तैयार किया। इसके बाद हम उन विचारकों से मिलेंगे जिन्होंने इस ब्लूप्रिंट में या तो सुधार किए या उसे सीधी चुनौती दे दी। फिर देखेंगे कि कैसे एक बड़े संकट ने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स का ध्यान इंसानी भलाई की तरफ मुड़ा। तो जैसा कि हमने कहा, अर्थशास्त्र एक तरह से समाज के संसाधनों का यूजर मैनुअल है। ये हमें उस सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देने में मदद करता है कि चुनाव कैसे करें। तो चलिए देखते हैं कि इस मैनुअल का पहला चैप्टर आखिर लिखा किसने था। अब सवाल ये उठता है कि इस आर्थिक ब्लूप्रिंट का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया। यहीं से हमारी कहानी के पहले महान विचारक की एंट्री होती है। तो मिलिए एडम स्मिथ से। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर अर्थशास्त्र एक बड़ी इमारत है तो समझ लीजिए कि स्मिथ ने ही उसकी नींव रखी थी। उन्होंने उस वक्त के बिखरे हुए विचारों को पहली बार एक साथ लाकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया। साल 1776 में आई उनकी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस एक तरह से एक धमाका थी। ये पहली बार था जब किसी ने इतने डिटेल में ये समझाने की कोशिश की थी कि बाजार अपने आप कैसे काम करते हैं और देश अमीर कैसे बनते हैं। इस एक किताब ने आने वाली सदियों के लिए आर्थिक सोच की दिशा ही तय कर दी। स्मिथ के विचार उस समय के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। पहला, लेसे फेयर, जिसका सीधा सा मतलब था कि सरकार बाजार के काम में दखल ना दे। और दूसरा, उनका सबसे मशहूर आइडिया इनविजिबल हैंड यानी अदृश्य हाथ का सिद्धांत। सोचिए, एक बेकर आपके लिए ब्रेड इसलिए नहीं बनाता कि उसे आपकी भूख की चिंता है, वो ये अपने मुनाफे के लिए करता है। स्मिथ ने कहा कि जब हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो एक अदृश्य हाथ की तरह ये चीज अनजाने में ही पूरे समाज का भला कर देती है। यही मुक्त बाजार का जादू था। लेकिन जैसे ही ये पहला ब्लूप्रिंट बना, दूसरे लोग फौरन इसे या तो बेहतर बनाने में लग गए या फिर इसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश में। यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। पहले आते हैं अल्फ्रेड मार्शल। अगर स्मिथ ने ब्लूप्रिंट का एक मोटा मोटा स्केच बनाया था तो मार्शल वो इंसान थे जिन्होंने उसमें बारीकियां और टेक्निकल डिटेल्स भरी। उनका पूरा ध्यान ये समझने पर था कि बाजार की ये जो मशीन है वो असल में चलती कैसे है। मार्शल ने ही हमें वो मशहूर डिमांड और सप्लाई का ग्राफ दिया जो आज हर इकोनॉमिक्स की किताब में मिलता है। उन्होंने समझाया कि किसी भी चीज की कीमत उस पॉइंट पर तय होती है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों राजी हो जाएं। उन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी जैसा कॉन्सेप्ट भी दिया जो बस ये बताता है कि अगर किसी चीज की कीमत बदलती है तो उसकी मांग कितनी बदलेगी। इससे बाजार को समझना और भी आसान हो गया। और फिर आते हैं कार्ल मार्क्स। जहां मार्शल सिस्टम में सुधार कर रहे थे, वहीं मार्क्स का मानना था कि ये ब्लूप्रिंट ही गलत है, इसकी नींव ही खोखली है। वो इसे ठीक नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसे फाड़कर एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट बनाना चाहते थे। मार्क्स ने कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की बहुत तीखी आलोचना की। उनका तर्क था कि यह पूरा सिस्टम फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच कभी न खत्म होने वाले एक संघर्ष पर टिका है, जहां मालिक हमेशा मजदूरों का शोषण करके ही मुनाफा कमाते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह सिस्टम एक दिन अपने ही बोझ तले ढह जाएगा और उसकी जगह समाजवाद लेगा। तो यहां देखिए, दो बिल्कुल अलग सोच आमने सामने थी। एक तरफ मार्शल जो एक मैकेनिक की तरह सिस्टम के छोटे मोटे पुर्जों को ठीक कर रहे थे ताकि वो और स्मूथली चले, और दूसरी तरफ मार्क्स जो कह रहे थे कि ये पूरी मशीन ही खराब है और इसे बदलकर एक नई मशीन लानी पड़ेगी। ये अर्थशास्त्र के इतिहास का शायद सबसे बड़ा वैचारिक टकराव था। अब कहानी में एक भूचाल आता है। 1930 की महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन।
दुनिया भर में कारोबार ठप पड़ गए, फैक्ट्रियां बंद हो गईं और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। एडम स्मिथ का वो अपने आप चलने वाला सिस्टम का ब्लूप्रिंट बुरी तरह फेल हो चुका था। और इसी महासंकट के बीच एक नए विचारक का उदय हुआ, जॉन मेनार्ड कीन्स। वो एक क्राइसिस मैनेजर बनकर सामने आए। उन्होंने एक तरह से इस फेल होते हुए सिस्टम के लिए एक इमरजेंसी रिपेयर गाइड लिखी। उनकी किताब द जनरल थ्योरी महामंदी के उस अंधेरे दौर में एक टॉर्च की रोशनी की तरह थी। इसने उस समय की सबसे बड़ी मान्यता को चुनौती दी कि बाजार अपने आप ठीक हो जाते हैं। कीन्स ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता, कम से कम हमेशा तो नहीं। कीन्स का आइडिया बहुत क्रांतिकारी लेकिन सिंपल था। उन्होंने कहा, जब लोग और कंपनियां पैसा खर्च नहीं कर रही हैं तो सरकार को आगे आकर पैसा खर्च करना चाहिए। सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, कुछ भी करो, बस इकोनॉमी में पैसा डालो ताकि लोगों को काम मिले, उनके हाथ में पैसा आए और वो फिर से खर्च करना शुरू कर दें। यहीं से मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ, जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ देखने का साइंस है। अब कहानी एक और नया मोड़ लेती है। 20वीं सदी के आखिर में अर्थशास्त्रियों ने एक नया सवाल पूछना शुरू किया। ठीक है, सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन क्या इससे लोगों की जिंदगी सच में बेहतर हो रही है? अब ध्यान मशीन से हटकर उन लोगों पर आने लगा जिनके लिए ये मशीन बनाई गई थी। इस बदलाव के सबसे बड़े हीरो थे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच का आइडिया दिया। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी देश की तरक्की सिर्फ उसकी जीडीपी या पैसों से नहीं, बल्कि इस बात से मापनी चाहिए कि वहां के लोग क्या करने और क्या बनने के लिए आजाद हैं। क्या एक लड़की स्कूल जा सकती है? क्या एक गरीब इंसान को अच्छा इलाज मिल सकता है? असली विकास ये है। और इसी तरह भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह दिखाया कि आर्थिक नीतियां सामाजिक न्याय का एक बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखने से लेकर मजदूरों के अधिकारों की वकालत करने तक उनका काम इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था का असली लक्ष्य अपने सबसे कमजोर नागरिकों की रक्षा करना और उन्हें ताकतवर बनाना होना चाहिए। तो हमने इस ब्लूप्रिंट को बनते हुए देखा, इसमें सुधार होते देखा, इसे टूटते हुए देखा और फिर से इंसानियत पर फोकस करते हुए देखा है। चलिए इस पूरी यात्रा को एक नज़र में फिर से समेटते हैं। ये टेबल हमारी पूरी कहानी का सार है। देखिए, एडम स्मिथ जिन्होंने नींव रखी, अल्फ्रेड मार्शल जिन्होंने उस नींव को और मजबूत किया, कार्ल मार्क्स जिन्होंने उस नींव पर ही सवाल उठा दिए, J.M. कीन्स जिन्होंने उसे एक बड़े संकट में टूटने से बचाया, और फिर अमर्त्य सेन और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विचारक जिन्होंने इसका ध्यान वापस इंसानों की भलाई पर केंद्रित किया। हर एक ने इस कभी ना खत्म होने वाली कहानी में अपना एक बहुत जरूरी पन्ना जोड़ा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज जैसी बिल्कुल नई और बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो अर्थशास्त्र का अगला अध्याय कैसा दिखेगा? इस ब्लूप्रिंट के नए नियम कौन लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिखेंगे।